हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो का टॉपिक है हमारा मेमोरी मैनेजमेंट, यानी कि मेमोरी को किस तरीके से मैनेज किया जाता है हमारे सिस्टम में। आप सभी जानते हैं कि हमारा जो भी काम होता है वो हमारे कंप्यूटर की मेन मेमोरी में स्टोर होता है। तो उस मेन मेमोरी की जो स्टोरेज होती है, जितना भी काम हम करते हैं उस सबको मैनेज करना, यानी कि उसको किस तरीके से आप कंट्रोल करोगे, सारी मेमोरी को किस तरीके से आप ऐसा कुछ करोगे कि सभी एप्लीकेशंस को प्रॉपर मेमोरी एलोकेट करवाई जा सके। उस पूरे सिस्टम को, उस पूरी मैनेजमेंट को हम मेमोरी मैनेजमेंट का नाम देते हैं। तो आइए थ्योरी पढ़ते हैं इसके बारे में थोड़ी सी। तो देखिए क्या थ्योरी है। इंट्रोडक्शन अगर हम देखें मेमोरी मैनेजमेंट की, तो क्या है, मेमोरी मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग ए कंप्यूटर्स मेन मेमोरी। यानी कि मेमोरी मैनेजमेंट से हमारा क्या मतलब होता है, कंप्यूटर की जो मेन मेमोरी है उसको कंट्रोल करना और कोऑर्डिनेट करना। It ensures that blocks of memory space are properly managed and allocated। किसका मतलब कि जितने भी मेमोरी स्पेस के अंदर ब्लॉक्स बने हुए हैं, जैसे हम फर्दर अपनी वीडियोस में भी आपको बताएंगे कि मेमोरी को कैसे डिवाइड किया जाता है, मेमोरी के स्पेस को ब्लॉक्स में। तो उन सभी ब्लॉक्स को आपस में किस तरीके से मैनेज करना, कौन से ब्लॉक को एलोकेट करवाना है, कौन से को डी एलोकेट करवाना है, इस सारे काम को करने को हम क्या बोलते हैं, मेमोरी की मैनेजमेंट करना। So the operating system, applications and other running processes have the memory they need to carry their operations। अब इस तरीके से allocate करवाना अपनी मेमोरी को कि जितनी भी हमारा सिस्टम के अंदर जो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं या जो भी प्रोसेसेस रन हो रहे हैं, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम को कितनी मेमोरी चाहिए, उन सब की अपने अपने ऑपरेशंस करवाने के लिए जितनी भी मेमोरी की नीड होगी उन सबको वो मेमोरी एलोकेट करवाना, उस मेमोरी को मैनेज करना। अब बात ये आती है कि जो भी इन सारी मेमोरी को मैनेज करता है, ठीक है, मेमोरी को तो मैनेज करना ही है, कंट्रोल करना है, कोऑर्डिनेट करना है, आपने पढ़ा। सभी ऐप्स को मेमोरी को एलोकेट भी करवाना है, डी एलोकेट भी करवाना है। तो ये जो सारा काम हैंडल किया जाता है, इस काम को कौन हैंडल करता है, हमारा मेमोरी मैनेजर। इस पूरे काम को हैंडल करने को के लिए जिसका यूज़ किया जाता है उसे क्या बोला जाता है, मेमोरी मैनेजर। यानी कि एक मेमोरी मैनेजर के हमारे सिस्टम के अंदर क्या क्या वर्क होते हैं, आइए उसके बारे में पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, एक मेमोरी मैनेजर के कुछ फंक्शंस होते हैं, यानी कि कुछ काम होते हैं एक मेमोरी मैनेजर के। उनके वो किस तरीके से काम करता है उसके बारे में पढ़ते हैं। ये तो हमने पढ़ लिया कि मेमोरी की मैनेजमेंट क्या होती है। अब जो मेमोरी को मैनेज करता है, मेमोरी का मैनेजर, वो क्या क्या काम करता है। तो सबसे पहला काम होता है उसका कीप ट्रैक्स ऑफ मेन मेमोरी। यानी कि मेन मेमोरी का सारा ध्यान रखना कि मेन मेमोरी किस किस प्रोसेस को कितनी एलोकेट है, कितनी स्पेस उसमें अभी भी बचा हुआ है, वो सब ध्यान रखने को क्या बोलते हैं, मतलब मेमोरी मैनेजर उस सब का ध्यान रखता है। इन मल्टी प्रोग्रामिंग, जैसा आप जानते हैं कि मल्टी प्रोग्रामिंग में एक से ज़्यादा प्रोग्राम्स होते हैं, तो इट डिसाइड विच प्रोसेस विल गेट मेमोरी व्हेन एंड हाउ मच। तो अब ये काम कौन डिसाइड करेगा कि कौन से प्रोसेस को पहले मेमोरी मिलनी चाहिए, कितनी देर के लिए मिलनी चाहिए, ये सारा काम कौन डिसाइड करता है, मेमोरी मैनेजर डिसाइड करता है। एलोकेट द मेमोरी व्हेन प्रोसेस रिक्वेस्टेड टू डू सो। जब भी किसी प्रोसेस को मेमोरी की रिक्वायरमेंट होती है तो मेमोरी मैनेजर उसे मेमोरी भी एलोकेट करवाता है। डी एलोकेट द मेमोरी व्हेन प्रोसेस नो लॉन्गर नीडेड। जैसे ही प्रोसेस को मेमोरी की रिक्वायरमेंट ख़त्म हो जाती है तो जो मेमोरी मैनेजर होता है वो उस मेमोरी को क्या कर लेता है, उससे डी एलोकेट करवा लेता है। मेमोरी मैनेजर मेक श्योर दैट ईच प्रोसेस एक्सेस ए मेमोरी लोकेशन विच इज़ नॉट बीइंग यूज्ड बाय एनी अदर प्रोसेस। यानी कि कोई क्लैश की कंडीशन ना बन जाए, एक से ज़्यादा प्रोसेस सेम मेमोरी को ऑक्यूपाई नहीं कर सकते हैं, सेम मेमोरी स्पेस को। तो इसीलिए मेमोरी मैनेजर इस बात का ध्यान रखता है कि जो मेमोरी स्पेस पहले से ही एलोकेटेड है किसी प्रोसेस को, उसे किसी दूसरे प्रोसेस को एलोकेट नहीं करवाना है। तो ये कुछ फंक्शंस थे हमारी मेमोरी मैनेजर के। तो फ्रेंड्स, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है एड्रेस स्पेस फॉर मेमोरी। यानी कि मेमोरी में एड्रेस स्पेस क्या होता है। अब आप भी जानते हैं कि आपका जो डेटा होता है वो मेमोरी में अलग अलग लोकेशंस पर स्टोर करवाया जाता है, राइट। तो अलग अलग लोकेशंस पे जब आप ये डेटा को स्टोर करवाते हो तो आप उनके साथ एक एड्रेस को असाइन करवा देते हो, ताकि आप उस डाटा को इन फ्यूचर दोबारा से एक्सेस कर सको। कहने का मतलब ये है कि आप जो भी डाटा स्टोर करवाते हो मेमोरी में, उसके साथ कुछ ना कुछ लोकेशन ज़रूर स्टोर होती है आपके एड्रेस की। उसी एड्रेस से ही आप जो इन फ्यूचर अपने डाटा को दोबारा से एक्सेस कर सकते हो। अब ये जितने भी एड्रेसेस होते हैं ये कहाँ पे सेव्ड होते हैं, उस पूरी लोकेशन को हम एड्रेस स्पेस बोलते हैं।
तो देखिए एड्रेसेस भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है फिजिकल एड्रेस और एक होता है लॉजिकल एड्रेस। अब ये फिजिकल एड्रेस क्या होता है फ्रेंड्स? फिजिकल एड्रेस वो लोकेशन होती है जो हमारी मेमोरी के अंदर एक्चुअल में होती है, यानी कि एक्चुअल में जो लोकेशन मेमोरी के अंदर होती है उसे हम फिजिकल एड्रेस बोलते हैं, जहाँ पे एक्चुअली वो हमारा जो डेटा है वो स्टोर होता है। और लॉजिकल एड्रेस एक ऐसा एड्रेस होता है जिसे सीपीयू जनरेट करता है जब हम उस काम को कर रहे होते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि अगर हम किसी काम को कर रहे हैं अपने कंप्यूटर के अंदर, तो उस काम को करते टाइम पे सीपीयू जो एड्रेस जनरेट करता है हमारे उस प्रोग्राम का या उस प्रोसेस का, उसे हम लॉजिकल एड्रेस बोलते हैं। और जबकि जो एक्चुअल डाटा जहाँ पे स्टोर होता है उस एड्रेस को फिजिकल एड्रेस बोला जाता है, राइट। तो आइए इसके बीच में एक डिफरेंस पढ़ते हैं फिजिकल एड्रेस और लॉजिकल एड्रेस के बीच में, जिससे आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा ये टॉपिक। तो फ्रेंड्स देखिए डिफरेंस क्या होता है। अगर आप डेफिनेशन देखें तो लॉजिकल एड्रेस के डेफिनेशन में आप ये लिख सकते हैं कि द सीपीयू जनरेट्स द लॉजिकल एड्रेस व्हाइल द प्रोग्राम इज रनिंग, यानी कि जब आपका प्रोग्राम रन कर रहा है तो उस टाइम पे जो एड्रेस जनरेट किया जाता है सीपीयू के द्वारा उसे हम लॉजिकल एड्रेस बोलते हैं। जबकि फिजिकल एड्रेस क्या होता है? द फिजिकल एड्रेस इज ए लोकेशन इन द मेमोरी, यानी कि मेमोरी में जो एग्जैक्ट लोकेशन होती है किसी भी प्रोसेस की, उसे उसका फिजिकल एड्रेस बोला जाता है। अब अगर हम लोकेशन की बात करें तो लोकेशन से हमारा मतलब होता है कि द लॉजिकल एड्रेस डज नॉट एग्जिस्ट फिजिकली। अब ये लॉजिकल एड्रेस जो होता है वो मेमोरी में फिजिकली प्रेजेंट नहीं होता है। ये तो सीपीयू ने जनरेट किया ना एक एड्रेस हमारी कन्वीनियंस के लिए, लेकिन ये मेमोरी में स्टोर नहीं होता है। मेमोरी में तो फिजिकल एड्रेस स्टोर होता है, तो ये एक्चुअल मेमोरी में स्टोर नहीं होता है, इसीलिए इसे कई बार वर्चुअल एड्रेस भी बोल देते हैं। यानी कि आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि वर्चुअल एड्रेस क्या होता है, तो आप बोल सकते हो कि ऐसा एड्रेस जो सीपीयू जनरेट करता है उसे हम वर्चुअल एड्रेस बोलते हैं। इसी तरीके से जो फिजिकल एड्रेस होता है इज ए लोकेशन इन द मेमोरी यूनिट, उसकी अपनी एक प्रॉपर लोकेशन होती है। अगर हम लोकेशन के तौर पे डिफरेंस देखें तो लॉजिकल एड्रेस का कोई एक प्रॉपर लोकेशन नहीं होता है, क्योंकि वो फिजिकली एलोकेटेड नहीं होता है, फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता है हमारी मेमोरी में। जबकि जो फिजिकल एड्रेस होता है वो उसकी एक प्रॉपर लोकेशन होती है कि वो कहाँ पे जाके आपको मिलेगा मेमोरी के अंदर। इसी तरीके से जो हमारा नेक्स्ट डिफरेंस है वो है एक्सेस। एक्सेस यानी कि आप लॉजिकल एड्रेस को कैसे एक्सेस कर सकते हैं और फिजिकल एड्रेस को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो लॉजिकल एड्रेस इज यूज्ड एज ए रेफरेंस टू एक्सेस द फिजिकल एड्रेस। जैसे सपोज कीजिए कि हर पर्सन का एक हाउस नंबर तो होता ही है, लेकिन आपको उसका हाउस नंबर नहीं पता है, तो आप उसको उसके नाम से ही एक्सेस करने की कोशिश करते हो। आप कहीं उसके एरिया में जाके उसके नाम से ही लोगों से पूछते हो ना कि इस नाम का पर्सन यहाँ पे रहता है या नहीं रहता है, तो वो आपको बता देते हैं। यानी कि आप उसके नाम को एज ए रेफरेंस यूज़ करते हो उसके फिजिकल एड्रेस को एक्सेस करने के लिए। बिल्कुल उसी तरीके से ही लॉजिकल एड्रेस जो होता है वो यूज़र फ्रेंडली होता है, यानी कि यूज़र उसे याद रख सकता है। तो यूज़र उस लॉजिकल एड्रेस को एज ए रेफरेंस यूज़ करता है ताकि वो उस फिजिकल एड्रेस तक पहुंच सके। जबकि जो फिजिकल एड्रेस होता है उसे आप डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें बहुत सारे इस तरीके के एड्रेस होते हैं जो ना तो नॉर्मल पर्सन्स याद रख सकते हैं ना ही याद रहते हैं। तो आपको एक लॉजिकल नाम दे दिया जाता है उस एड्रेस का, जिसे आप एज ए रेफरेंस यूज़ कर सकते हैं। अब बात आती है एड्रेस स्पेस क्या होता है। तो हम ये अभी हमने जैसे पढ़ा था कि एड्रेस स्पेस क्या होता है, तो द सेट ऑफ ऑल द लॉजिकल एड्रेसेस जनरेटेड अबाउट ए प्रोग्राम, यानी कि एक प्रोग्राम से रिलेटेड जितने भी लॉजिकल एड्रेस जनरेट किए गए होंगे उन सब को, यानी कि कौन जनरेट करता है? वो सीपीयू ही जनरेट करता है सारे लॉजिकल एड्रेसेस को। तो एक प्रोग्राम से रिलेटेड जितने भी एड्रेस एक सीपीयू ने जनरेट किए होंगे उन सारे एड्रेसेस के सेट को क्या बोला जाता है? लॉजिकल एड्रेस स्पेस। इसी तरीके से ऑल द फिजिकल एड्रेसेस मैप्ड टू द लॉजिकल एड्रेस इज कॉल्ड फिजिकल एड्रेस स्पेस। जितने भी फिजिकल एड्रेसेस होते हैं वो लॉजिकल एड्रेस बनते हैं, क्योंकि आप लॉजिकल एड्रेस ऐसे ही तो नहीं सीपीयू जनरेट कर देता ना, वो फिजिकल का कुछ ना कुछ उससे पहले फिजिकली देखता है कि वो कहाँ पे एग्जिस्ट करता है। तो उस फिजिकल एड्रेस को जब मैप किया जाता है लॉजिकल एड्रेस के अंदर इनडायरेक्ट वे में, तो उस चीज़ को बोला जाता है फिजिकल एड्रेस स्पेस। ठीक है।
तो फ्रेंड अब हमारे माइंड में ये बात आती है कि हम मैपिंग कैसे कर सकते हैं किसी भी लॉजिकल एड्रेस की फिजिकल एड्रेस के अंदर, यानी कि एक लॉजिकल एड्रेस को आप फिजिकल एड्रेस कैसे बना सकते हो। तो हमारी जो मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट होती है इज़ ए हार्डवेयर यूनिट, यानी कि हमारी मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट कैसी यूनिट है, एक हार्डवेयर यूनिट है जो क्या करती है, मैप करती है हमारे लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस के अंदर। यानी कि जब आप लॉजिकल एड्रेस से फिजिकल एड्रेस बनाते हो तो आप किस चीज़ का यूज़ करते हो, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट का। इन ए सिंपल मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम, जो एक सिंपल सी मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम होती है वो कैसे काम करती है, द वैल्यू इन द रीलोकेशन रजिस्टर इज एडेड टू द एड्रेस जनरेटेड बाय यूजर प्रोसेस एट द टाइम इट इज सेंट टू द मेमोरी। ठीक है, और इस पूरी स्कीम को क्या बोला जाता है, प्रोग्राम रीलोकेशन या फिर डायनेमिक रीलोकेशन बोलते हैं। दोबारा से समझिए क्या बात कहने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे, कि ये जो मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट होती है आपकी, ये मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट रीलोकेशन रजिस्टर्स का यूज़ करती है। अगर आपको अभी भी क्लियर नहीं हुआ है तो हम एक डायग्राम के थ्रू इस चीज़ को समझते हैं कि ये, तो देखिए फ्रेंड्स, ये डायनामिक रीलोकेशन जैसे मैंने बात करी इसका नाम होता है, वो कैसे होता है। सबसे पहले सीपीयू ने एक लॉजिकल एड्रेस जनरेट किया होगा। ठीक है, अब लॉजिकल एड्रेस से वो फिजिकल एड्रेस में मैपिंग करते टाइम बीच में एक रीलोकेशन रजिस्टर होता है। ठीक है, वो फिजिकल एड्रेस ही मेमोरी के अंदर जाके स्टोर होता है। देखिए आपने तो लॉजिकल एड्रेस ही दिया, ठीक है, अब ये रीलोकेशन रजिस्टर ने अपनी तरफ से एक नंबर ऐड किया और उससे फिजिकल एड्रेस जनरेट किया और फिर उसे मेमोरी में स्टोर किया। अब बात ये आती है कि ऐसा हुआ क्यों। देखिए हमारे सिस्टम में ना दो रजिस्टर्स होते हैं, एक होता है लिमिट रजिस्टर, ठीक, और एक होते हैं हमारे रीलोकेशन रजिस्टर। अब देखिए जो लिमिट रजिस्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, लिमिट रजिस्टर्स की एक वैल्यू सेट होती है। अगर जैसे सपोज कीजिए कि ये जो लॉजिकल एड्रेस है, मतलब जो भी लॉजिकल एड्रेस होगा हमारा, अगर वो लॉजिकल एड्रेस जो है वो लेस देन है, अगर वो छोटा है हमारे लिमिट रजिस्टर की वैल्यू से, लिमिट रजिस्टर के अंदर जो वैल्यू पड़ी है अगर वो उससे छोटा है, तो उसके अंदर लॉजिकल एड्रेस सपोज कीजिए हमारा छोटा है लिमिट रजिस्टर की वैल्यू से, तो हम रीलोकेशन रजिस्टर के अंदर जो वैल्यू पड़ी है उसको ऐड करवा देते हैं लॉजिकल रजिस्टर के अंदर, और फिर जो फाइनल आंसर जो एड्रेस क्रिएट होता है उसे हम फिजिकल एड्रेस बोलते हैं। अब माइंड में ये बात आती है कि ये रीलोकेशन रजिस्टर की वैल्यू कैसे सेट होती है। तो रीलोकेशन रजिस्टर के अंदर हमेशा स्मॉलेस्ट फिजिकल एड्रेस पड़ा होता है, याद रखिएगा। ठीक है, जो भी हमारा रीलोकेशन रजिस्टर होता है उसके अंदर स्मॉलेस्ट फिजिकल एड्रेस होता है। सबसे छोटा जो फिजिकल एड्रेस पड़ा होगा हमारी मेमोरी के अंदर वो हम रीलोकेशन रजिस्टर के अंदर सेट कर देंगे, और फिर जो भी लॉजिकल एड्रेस आएगा उसे पहले कंपेयर करेंगे। अगर सपोज कीजिए कि मेरा ये लॉजिकल एड्रेस जो है, ये लॉजिकल एड्रेस अगर मेरा बड़ा हो जाता लिमिट रजिस्टर की वैल्यू से, तो ऑटोमेटिकली वही लॉजिकल एड्रेस ही मेरा फिजिकल एड्रेस बन जाता। लेकिन सपोज कीजिए कि ऐसा नहीं हुआ और मेरा लॉजिकल एड्रेस जो है वो छोटा है लिमिट रजिस्टर की वैल्यू से। ये सिस्टम का काम होता है सब चेक करना। अगर लॉजिकल एड्रेस की वैल्यू जो जनरेट की सीपीयू ने वो छोटी रह गई लिमिट रजिस्टर की जो रेंज थी उससे, तो उसके अंदर रीलोकेशन रजिस्टर की वैल्यू को ऐड कर दिया जाता है, और उससे जो फाइनल एड्रेस जनरेट होता है उसे हम फिजिकल एड्रेस बोलते हैं, और वही एड्रेस हमारी मेमोरी में स्टोर होता है। इस पूरे प्रोसीजर को हम डायनामिक रीलोकेशन भी बोलते हैं। अब फ्रेंड्स हमारे माइंड में एक और क्वेश्चन अराइज होता है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, आपसे कई बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि ये स्वैपिंग क्या होती है। तो स्वैपिंग का कंसेप्ट अगर आप समझे तो स्वैपिंग का एक सिंपल सा कंसेप्ट होता है फ्रेंड्स, इसके अंदर ज़्यादा डीप नहीं जाना आपने, बस यही देखना है कि जब भी कोई प्रोसेस आपका मेमोरी के अंदर एग्जीक्यूट होता है, जब भी आपका कोई भी प्रोसेस अगर एग्जीक्यूट होना है तो सबसे पहले वो कहाँ पे लोड होगा। आपका प्रोसेस कहीं ना कहीं सेकेंडरी स्टोरेज पे पड़ा है, सपोज कीजिए जैसे किसी हार्ड डिस्क पे पड़ा है, और आपको पहले उसे एग्जीक्यूट करवाने के लिए मेन मेमोरी के अंदर लेके आना पड़ेगा। ठीक है, तो मेन मेमोरी के अंदर जब आप उस प्रोसेस को लेके आओगे तो उस पूरे काम को हम क्या बोलते हैं, प्रोसेस की लोडिंग करवाना। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए, जैसे आपको प्रोसेस को एग्जीक्यूट करवाना था तो आप सेकेंडरी स्टोरेज से अपने प्रोसेस को उठा के मेन मेमोरी के अंदर लेके आए। सेम उसी तरीके से जब आपका प्रोसेस एग्जीक्यूट हो जाता है तो आप उस प्रोसेस को वापस से क्या करते हो,
वापस से आप उस प्रोसेस को उठाओगे मेन मेमोरी में से और उसे सेकेंडरी स्टोरेज में लेके जाओगे। तो इस पूरी कंडीशन को क्या बोला जाता है? स्वैपिंग। जब आप सेकेंडरी स्टोरेज से उठाकर अपने प्रोसेस को एग्जीक्यूट करवाने के लिए मेन मेमोरी में लेके आ रहे हो, तो उस काम को हम स्वैप इन बोलते हैं। और जैसे ही आपका प्रोसेस एग्जीक्यूट हो गया, आप उसे वापस सेकेंडरी स्टोरेज में भेज रहे हो, तो उस कंसेप्ट को हम स्वैप आउट बोलते हैं। आइए एक डायग्राम के थ्रू इस चीज़ को समझते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जैसे इस डायग्राम में दिखाया गया है कि आपकी मेन मेमोरी है। मेन मेमोरी दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती है आपकी हमेशा, ऑपरेटिंग सिस्टम में और यूज़र स्पेस में। यहाँ पे आपकी सेकेंडरी स्टोरेज पड़ी है, आपके पास दो प्रोसेसेस पड़े हैं। जैसे ही आपका प्रोसेस 1 जो है वो एग्जीक्यूट हो गया, तो वो स्वैप आउट हो गया सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर वापस। और जैसे ही प्रोसेस 1 एग्जीक्यूट हो चुका है, अब मेन मेमोरी के अंदर कौन जाएगा? मेन मेमोरी के अंदर प्रोसेस 2 जाएगा, यानी कि वो स्वैप इन होगा मेमोरी से मेन मेमोरी के अंदर। सेकेंडरी स्टोरेज से उठ के अब वो कहाँ गया? मेन मेमोरी में। यानी कि यहाँ पे अगर वो डिस्क पे, हार्ड डिस्क पे पड़ा है आपका प्रोसेस, तो वो अब कहाँ गया है? रैम के अंदर, मेन मेमोरी के अंदर गया है। बिल्कुल उसी तरीके से अगर आपका प्रोसेस 1 एग्जीक्यूट हो गया है, तो वो वापस कहाँ चला जाएगा? प्रोसेस 1 में। अब प्रोसेस 1 कहाँ चला जाएगा? सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर। तो इस पूरे प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं? स्वैपिंग बोलते हैं। जब आप प्रोसेस को सेकेंडरी स्टोरेज से मेमोरी में लाते हैं, तो उसको स्वैप इन बोला जाता है। जब आप मेमोरी से उठ के सेकेंडरी स्टोरेज के पास जाते हैं, तो उस कंसेप्ट को स्वैप आउट कहा जाता है। तो इस तरीके से आप अपनी मेमोरी के अंदर प्रोसेसेस को लाते और ले जाते हैं, जिससे आपकी एग्जीक्यूशन चलती रहे प्रोसेसेस की। ठीक है, आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।